हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग मंत्रा पे करता हूं। आज हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से हमें क्या फ़ायदा होता है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए चैनल शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा एक पहला कदम होता है टूवर्ड्स अचीविंग आवर फ्यूचर फाइनेंशियल ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवर्सिटी। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है जो हमें फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर करता है और रिच बनाता है, और किसी भी प्रकार की फ्यूचर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे हमें बचाता है। इन्वेस्टमेंट जो है हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग है, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो एजेड होने लगते हैं, हमारे बच्चे बड़े होने लगते हैं, हमें उनको हायर एजुकेशन के लिए हमें पैसा चाहिए होता है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो चुके होते हैं तो उनका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हमारा एज ग्रो करता है वैसे वैसे जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, हमारे खर्चे बढ़ते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारी कंपनी खुद हमें 60 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते हमें थैंक यू सो मच कहती है और कहती है आपने हमारे साथ ईमानदारी इतने सालों से जुड़े रहे और काम करते रहे, आज हम आपको फेयरवेल देने जा रहे हैं। यानी कंपनी आपको ओके टाटा बाय बाय कर देती है बाय द एज ऑफ 60। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका शरीर जो है एक टाइम आता है वो अंदर से बोलता है कि अब ज़्यादा काम करोगे तो मैं ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन सब देने वाला हूँ। बिकॉज अब आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं है जितनी आपकी क्षमता यंग एज में थी काम करने की। तो ये फैक्ट है, सभी को इस प्रोसेस से गुजरना है। मैं हूँ, आप हो, चाहे कोई भी हो, और सबका बुढ़ापा जो है आना ही आना है। अब इन्वेस्टमेंट हम बेसिकली अपने बुढ़ापे को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। बिकॉज आज तो हमारे पास पैसा है, आज हम कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा। उस समय हमारे पास एक अच्छा कॉर्पस, एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए सो दैट हम अपनी आगे की भी ज़िंदगी और अपना हम आगे का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसे ही मेंटेन कर सके जैसा आज है। और यकीन मानिए, अगर आप एक यंग एज से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी आगे की ज़िंदगी आज की तरह नहीं, आज से भी बेहतर हो सकती है। ये मैं इस गारंटी के साथ इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आपने वॉरेन बफेट जी का नाम सुना होगा, जो कि सीईओ है बर्कशायर हैथवे कंपनी के। वॉरेन बफेट जी ने 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था, और जब वो कॉलेज से पास आउट हो रहे थे उस समय उन्होंने 40 एकड़ का फार्म खरीदा था। कॉलेज से पास आउट हुए जिस समय उनकी नौकरी भी नहीं लगी थी, वो इतने काबिल हो चुके थे कि उन्होंने 40 एकड़ का फार्म खरीदा। तो ये होता है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब वॉरेन बफेट जी को इन्वेस्टमेंट का ऐसा चस्का लगा कि उसके बाद वो जब भी उनके पास पैसे सरप्लस मनी बचता था वो सीधे स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे उनका जो पोर्टफोलियो था इतना ज़्यादा ग्रो कर गया कि बाय द एज ऑफ 60 में वो मल्टी मिलियनियर की लिस्ट में अपने आप शामिल हो गए, बिना कुछ किए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हुए स्टॉक्स में। वो फोर्ब्स की मैगजीन में आ गए और पूरी दुनिया उनको जानने लगी उसके बाद। तो ये पावर होता है इन्वेस्टमेंट का जब आप लॉन्गर पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। इस चैनल के माध्यम से ना मेरा एक रिक्वेस्ट भी है आप सभी यंगस्टर्स से जो कि 20 से 25 साल या 30 साल के एज ब्रैकेट में हैं, जिन्होंने अभी अभी जॉब स्टार्ट की है और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो वो फटाफट से इन्वेस्टमेंट चालू कर दें। बिकॉज जितना वो लेट करेंगे आने वाले समय में उतने ही वो अपने रिच होने की प्रॉस्पेरिटी को कम करते चले जाएंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने नौकरी स्टार्ट की थी तब मेरे पिताजी ने मुझसे बोला था कि आप अपने सैलरी का कुछ पार्ट जो है आप सेव किया करो। मैंने उनकी बात सुनी पर मैंने ध्यान नहीं दिया, और 16 साल की नौकरी में मैंने सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और 2 एफडीज कराई थी, जो कि पेंडेमिक के समय में मुझे अपनी एफडीज भी तोड़नी पड़ी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी तोड़नी पड़ी। और मैं बहुत ही हताश और बेबस हो गया था क्योंकि मैंने प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं था। और तब मुझे अपने पिताजी की बात याद आ रही थी, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकता था। वो 16 साल मैंने वेस्ट कर दिए। मुझे याद है मैं जब HDFC बैंक में काम कर रहा था,
मैंने HDFC बैंक 2007 में ज्वाइन किया था। उस समय HDFC बैंक का जो शेयर था वो 100 रुपये के आसपास चल रहा था और आज HDFC बैंक का शेयर जो है वो 1700 के आसपास चल रहा है। तो सोचिए, अगर मैंने उस समय सिर्फ 10,000 रुपये अगर इन्वेस्ट कर दिया होता HDFC बैंक के शेयर में, तो आज उसकी वैल्यू 1,70,000 रुपये होती। वो 10,000 आज 17 गुना बढ़ गया होता। ये होता है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इसलिए जिन्होंने भी अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। अब हम ये जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, बिकॉज सिर्फ स्टॉक ही नहीं है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको रिटर्न्स जो हैं वो ऑलमोस्ट गारंटीड होते हैं। तो आइए स्टॉक्स के अलावा हम उन इन्वेस्टमेंट टूल्स के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आप CDs के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये CDs क्या होता है? CDs का फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। किसी भी बैंक में जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट होगा, CDs एक टर्म होता है 3 महीने से लेके 12 महीने तक का, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट का कुछ अमाउंट जो है आपको फ्रीज करना होता है। आप उस अमाउंट को छू नहीं सकते और उस पर वो रिटर्न्स आपके सेविंग अकाउंट से ज़्यादा देते हैं। जो उसका रिटर्न होता है मेरे ख्याल से वो करीब 7.8% तक का होता है एनुअली। और ये रिटर्न्स जो होता है बेशक वो टैक्सेबल होता है, बट आप ये समझ सकते हैं कि आपके सेविंग अकाउंट से बेहतर है कि आप CDs में पैसा डाल सकते हैं। बहुत लंबे समय तक नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उस पर आपको रिटर्न जो है सेविंग अकाउंट से बढ़िया मिलता है। तो आप बैंक में FDs कर सकते हैं। FDs जो होता है उसका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है, जिसमें आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है। अंडर सेक्शन 80C जो है आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है अप टू 1.5 लाख। पर याद रखिएगा, इसमें भी जो आपका लॉक इन पीरियड होता है वो 5 ईयर्स का होता है। 5 ईयर्स के पहले अगर आप FDs तोड़ते हैं तब आपको वो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप अर्न करते हैं वो करीब 6% से लेके 7.5% एनुअली होता है, बट इसका जो रिटर्न होता है वो टैक्सेबल होता है। अब हम FDs के बाद हम बॉन्ड के बारे में जानते हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते क्या हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होता है वो सरकार के द्वारा जारी किया हुआ बॉन्ड्स होता है। देखिए, गवर्नमेंट को जो है ना बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होते हैं। स्कूल, हॉस्पिटल्स, रेलवे ट्रैक्स, पुलिस स्टेशन, पार्क्स, बहुत सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है जनरल पब्लिक के लिए। उस बॉन्ड के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस बॉन्ड पे आपको अप टू 8% तक रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनुअली। और जो वो रिटर्न गवर्नमेंट आपको देती है आपके बॉन्ड्स पे वो टैक्स फ्री होता है। और बॉन्ड्स का जो टर्म्स होता है वो भी अलग अलग होता है। कुछ बॉन्ड्स 4 साल के होते हैं, कुछ 10 साल के होते हैं, कुछ 15 साल के होते हैं, कुछ 20-20 साल के भी बॉन्ड्स होते हैं। तो आप वो बॉन्ड्स खरीद सकते हैं और इसको आप कभी भी सेकेंडरी मार्केट में जो है इनको आप बेच भी सकते हैं। अब आइए बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड भी एक इन्वेस्टमेंट टूल है। बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स कंपनियां और बहुत सारे बैंक्स भी अब म्यूचुअल फंड्स में आ गए हैं, जो कि आपको एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान देते हैं, जिसमें आप हर महीने पैसा जो है डिपॉजिट करके उसको एक अच्छा कॉर्पस आप क्रिएट कर सकते हैं। इस पैसे को जो है उस बैंक के या उस म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं। वो हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं आपका पैसा वेरियस स्टॉक्स में, और उस पर आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी एक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होता है जिसको हम ELSS के नाम से जानते हैं, जिसका लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है और उसमें भी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं अप टू 1.5 लाख। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी आप ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में आपको 2 तरह का बेनिफिट होता है। एक तो जो इसका टर्म होता है वो मैच्योरिटी जो होती है एट द एज ऑफ 60 उसकी मैच्योरिटी होती है। आप 25 साल, 30 साल, 35 साल के एज में आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। और इसमें आपको 2 बेनिफिट जो मिलते हैं, वो पहला बेनिफिट होता है कि इन केस फ्यूचर में आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसके कारण आप पूरे तरीके से डिसेबल्ड हो गए या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है अगर इसमें, तो उसके फैमिली को टेक केयर करने के लिए एक सर्टेन लमसम अमाउंट उसको फैमिली को मिल जाता है उस इंश्योरेंस कंपनी से। अदरवाइज़ ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो चलता रहता है और जब मैच्योरिटी होती है आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की
तो उस समय आपको एक अच्छा अमाउंट जो है कंपनी से मिलता है। तो ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आजकल यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी आ गई हैं जिसमें आपका जो पैसा है वो एक तरीके से स्टॉक्स में ही लगता है, तो इसका जो आपको रिटर्न्स मिलता है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री नहीं होता है। इसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है 10% का, वेयर एज नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप टैक्स बेनिफिट्स भी इंजॉय करते हो अंडर सेक्शन 1010D एंड सेक्शन 80C। तो ये कुछ टूल्स हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी एक टूल है इसी में, जिसमें आप अपना पैसा डाल सकते हो। जो सर्विस क्लास लोग हैं उनका पैसा जो कंपनी है वो तो प्रोविडेंट फंड में डालती ही है, उसके अलावा आप इसमें अपना एक्स्ट्रा भी प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल सकते हो। इसमें भी जो रेट ऑफ रिटर्न्स आपको मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा वो इस समय 7.1% चल रहा है। और इसकी भी जब मैच्योरिटी होती है तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और जो आपको रिटर्न्स जो एक्यूमुलेट हुआ है इसमें, वो सारा सब कुछ जो होता है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है। तो ये सारे भी टूल्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा स्टॉक के बारे में। अगर आप स्टॉक में स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आप किसी के कहने पे प्लीज़ स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए। देखिए, ये इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में जानना है, उसके प्रोजेक्ट के बारे में जानना है, ईयर आफ्टर ईयर वो क्या रिटर्न दे रही है, कितना डिविडेंड दे रही है, ये सारी जानकारी आपको जो है इंटरनेट पे मिल सकती है। ये सारे डिटेल्स को आप खुद देखो, इवैल्यूएट करो और खुद से स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करो। ये आपका हार्ड अर्न मनी है, तो आप खुद से ये पैसा इन्वेस्ट करो, ना कि आप किसी के सलाह पे पैसा इन्वेस्ट करो, पहली बात। दूसरी बात, जो आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखो। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी एक कंपनी के स्टॉक में पैसा मत डालो, आप 3, 4, 5, 6 कंपनियां इस तरह से बढ़ा के रखो अपने पोर्टफोलियो में और उनमें प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करो। और जो आपकी कंपनीज़ हों, मेजर कंपनीज़, 80% कंपनी वो ब्लू चिप कंपनीज़ होनी चाहिए। ब्लू चिप कंपनीज़ का मतलब होता है कि वो कंपनीज़ जो नेशनली और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, वो बड़ी कंपनीज़ हो गई, जैसे कि रिलायंस हो गया, ITC हो गया, टाटा हो गए। तो ये सारी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये आपको रिटर्न्स तो इनके स्टेबल होते ही होते हैं और साथ में ये आपको डिविडेंड्स भी देते हैं। और आपको मल्टी बैगर कंपनी रखनी भी है तो 20% आप मल्टी बैगर कंपनीज़ भी रखो। क्या पता कोई कंपनी फ्यूचर में ऑल ऑफ अ सडन ग्रो कर जाए और आप जो स्टॉक आपने 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये में ख़रीदे हैं वो 500 और 5000 रुपये के हो जाएं। ये मेरा सजेशन है। देखिए, पैसा आपका है, आप अपनी बुद्धि और विवेक से इन्वेस्ट कीजिए। ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी। आइए अब थोड़ी सी जानकारी हम ट्रेडिंग के बारे में भी ले लेते हैं कि ट्रेडिंग होता क्या है। देखिए, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग इज़ एन आर्ट, और आप कह सकते हैं ट्रेडिंग इज़ अ साइंस जो हमें सीखना पड़ता है, जिससे हम जो भी मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है ऑन अ डेली बेसिस, उस फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठा के हम प्रॉफिट कमा लेते हैं। जो मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है जिसका हम फ़ायदा उठाते हैं, उसे सीखने के लिए हमें बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत होती है, हमें बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, हमें टेक्निकली ट्रेडिंग करने के पहले बहुत साउंड होना होता है। हमें ट्रेडिंग में जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है, जो चार्ट में बनता है, जो आपने देखे होंगे हरे कैंडल्स और रेड कैंडल्स जो चार्ट में बनते रहते हैं ट्रेडिंग में, उनको आपको सीखना होगा, जिनको हम जापानीज़ कैंडल स्टिक कहते हैं या हेकेनाशी कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। वो कैंडल स्टिक पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा हमें। उसके अलावा आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए। जिस मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर स्टॉक है या जिस भी आप कमोडिटीज़ या डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो पाओगे। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को जो है स्पेकुलेशन कहते हैं या गैम्बलिंग कहते हैं। मैं बिल्कुल इस बात पे यकीन नहीं रखता हूँ, बिकॉज़ देखिए, जहाँ पे बिज़नेस नाम जुड़ गया ना, वो एक तरीके से गैम्बलिंग ही हो गया, अगर आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग कहते हैं। बिकॉज़ आप कोई भी बिज़नेस करते हैं वो आप प्रोबेबिलिटी पे करते हैं। आप मिठाई की दुकान खोलते हैं, आप धागे बनाने की प्लांट डालते हैं, आप सोलर पैनल का प्लांट डालते हैं, आप कोई भी काम करते हैं तो आप एक प्रोबेबिलिटी पे करते हैं कि हाँ, मुझे इतना फंड अरेंज करना होगा, मुझे इतना इन्वेस्ट करना होगा, मुझे पेशेंटली 2 साल, 3 साल, 4 साल
वेट करना होगा, तो कहाँ से लोन लेना है उसकी आप प्लानिंग करते हैं, आप और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा लेते हैं, फिर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो सक्सेस होगा ही होगा, जब आपको उस बिज़नेस के बारे में नॉलेज होता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग है, अगर ट्रेडिंग के बारे में आपको नॉलेज है कि कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, तो ये भी आपका एक बिज़नेस ही हो गया। तब आप इसमें फेलियर होंगे, सवाल ही नहीं उठता है कि आप फेलियर हों। आज 90% लोग ट्रेड में क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो ट्रेड को जैसा सुनते हैं वैसे ही करते हैं, वो ट्रेडिंग में अपनी किस्मत आजमाने आ जाते हैं। इसीलिए आज की डेट में 90% लोग फेलियर हैं, और 10% लोग जो कमा रहे हैं वो इसलिए कमा रहे हैं बिकॉज उनको मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज है। जिस चीज़ में वो ट्रेड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में उनको पूरा नॉलेज है। दैट इज़ वाई 10% पीपुल आर सक्सेसफुल, और जो रेस्ट 90% पीपुल हैं वो ट्रेडिंग में अभी भी जो हैं जूझ रहे हैं। मैंने भी जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, मैं भी आम लोगों की तरह किस्मत आजमाने उतरा था ट्रेडिंग पे। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि नहीं, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक करनी पड़ेगी, आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप लोगों से बिल्कुल शेयर करूंगा आने वाले एपिसोड्स में। उसमें आपको पता चलेगा है जो कि हमें ट्रेडिंग में नहीं करनी चाहिए। अभी तक आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप फॉलो करें टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। मैं इसके अलावा आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी जो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी होती है जब आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं। आप यकीन मानिए आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे, और मैं अपनी जर्नी आने वाले एपिसोड में बिल्कुल शेयर करूँगा। तो आज के एपिसोड में हमने जाना कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, हमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से फ़ायदा क्या होता है। अगली वीडियो ट्रेडिंग जर्नी और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा शेयर करूंगा। तो आपको मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप मेरे चैनल पे आए, आपने मेरा वीडियो देखा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो वेरी मच।